हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए और फिर ये देखिए। आज हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टू मेन डायमेंशन होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो एंड सेकेंड इज़ मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस। हम लोग हर टर्म्स की मीनिंग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पर ये बात समझिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट के दो डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट हैज़ टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। देखिए, अगर आपको मीनिंग पता है माइक्रो इन्वायरमेंट की तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या है माइक्रो इन्वायरमेंट, और अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसकी परफॉर्मेंस और वर्किंग जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बुक में देखिए क्या लिखा है। माइक्रो इन्वायरमेंट रिफर टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which exercise a direct influence on the working and performance of an individual business organization. माइक्रो इन्वायरमेंट वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम है डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट और टास्क इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर की मीनिंग जान लेते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल द फैक्टर्स एग्जिस्टिंग विद इन द बिजनेस फर्म। इंटरनल इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस फर्म के अंडर होते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर आर कंसीडर्ड कंट्रोलेबल। इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरप्राइज उसे कंट्रोल कर सकती है और अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकती है, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट पे इंटरप्राइज का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कैन मॉडिफाई और ऑल्टर इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंपनी जो है वो मॉडिफाई कर सकती है और ऑल्टर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ठीक है। कंपनी के पास पूरी पावर है। अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को वो रीडिज़ाइन कर सकती है, पॉलिसीज़ को नई फ्रेम कर सकती है, जो उसका मन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का वो उस तरीके से पॉलिसी बना सकती है, प्रोग्राम्स उस अपने हिसाब से डाल सकती है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ को मैनेज कर सकती है एंड सारे मार्केटिंग मिक्स को भी अपने पूरी कंट्रोल कर सकती है। उसको जैसा लगेगा 7 पीस 4 पीस को एडजस्ट करना है वो पूरा उसी तरीके से एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। However, enterprise may not sometime have complete control over all the internal factors. कभी कभी होता है कि कुछ फैक्टर्स पे इंटरप्राइज का कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन कंपनीज जो है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट इम्पार्ट स्ट्रेंथ और कॉज वीकनेस। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना वो क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है और कॉज वीकनेस का भी कारण बनती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मान लीजिए हम मैगी का एग्जांपल ले ले। मैगी जो है उसका जो मसाला है वो क्या है? एकदम उसकी स्ट्रेंथ है ना कंपनी की, नेस्ले कंपनी की, कि ये मसाला कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये क्योंकि उनका इंग्रेडिएंट है। और वीकनेस क्या है उनकी? कि इसमें वो कुछ हार्मफुल केमिकल्स डाल रहे हैं, तो ये उनकी वीकनेस हो गई, उसको उन्हें रिड्यूस करना है। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है इंटरप्राइज की, विच कैन बी यूज्ड टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, जिसको वो यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो एक स्ट्रैटेजिक ताकि इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले पाए ओवर इट्स कॉम्पिटिटर के ऊपर बन पाए, ओवर एंड अबव आ जाए। एंड ऑन द अदर हैंड वीकनेस मीन्स इनहेरेंट लिमिटेशन और कॉन्स्टेंट ऑफ एन इंटरप्राइज। और जो लिमिटेशंस हो, जो ये हमारी हो गई लिमिटेशंस हो गई, वो भी इनहेरेंट होती हैं, कंपनी के अंदर होती हैं, जो क्रिएट करती है स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को।
तो आपकी बुक में टोटल 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, उसका काम करने का तरीका जो है क्या है। इट मीन्स दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैकडी का काम करने का तरीका डिफरेंट होगा पिज़्ज़ा हट से। तो ये जो काम करने का तरीका है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। कि एक कॉर्पोरेट अपने स्टाइल में काम कर रही है, अपनी वैल्यू अपनी बिलीफ पे काम कर रही है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने वैल्यू अपनी बिलीफ पे काम कर रही है। ठीक है, तो बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द वैल्यू बिलीव एंड एटीट्यूड ऑफ द फाउंडर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट द कंपनी स्टैंड फॉर, हाउ इट डज थिंग्स एंड व्हाट इट कंसिडर्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या वैल्यू है, क्या बिलीव है, क्या एटीट्यूड है फाउंडर्स का टॉप मैनेजमेंट की कंपनी में, कितना रोल प्ले करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका कल्चर। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो इन्फ्लुएंस होती है अपने कल्चर से। जैसे कि मान लीजिए अगर इन्फोसिस को अगर हम लोग ले लें इन्फोसिस टेक्नोलॉजी को, तो नारायण मूर्ति जी का जो काम करने का तरीका है, जो काम करवाने का तरीका है, वो डिफरेंट है अजीम प्रेम जी की कंपनी से। ठीक है, विप्रो कंपनी से। और विप्रो का जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है रतन टाटा जी की कंपनी से, टिस्को से। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव, अपने एटीट्यूड पे चलती है। किस तरीके से वो काम कर रही है उसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो विलेज में इस्टेब्लिश्ड है, रूरल एरिया में है वो, तो उसका काम करने का तरीका, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्बन एरिया में काम कर रही है, तो अर्बन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका डिफरेंट होगा रूरल वाली से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन की मीनिंग क्या होती है, जो आज आप बैठ के एक प्लानिंग बनाइए कि 10 ईयर्स के बाद आपकी कंपनी की ग्रोथ जो है 70 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, आज बैठ के आपने इतना बड़ा जो है ड्रीम बना लिया, तो मिशन जो है इसी को ही कहते हैं कि प्रेजेंट में रह के फ्यूचर का गोल डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव मीन्स मकसद, किस जो आपने मिशन बनाया है उसी के हिसाब से आप काम करने में करते चले जाएंगे आगे से आगे तक। देखिए, जो रिलायंस ग्रुप धीरू भाई अंबानी जी थे, उन्होंने बहुत पहले ये सोच लिया था कि हमारी जो कंपनी ने ये बिगेस्ट ग्रुप होगी इन द प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड क्लास प्लांट्स इन पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए आज है ना उनकी कंपनी इतनी बड़ी। तो सिंपल है, मिशन जो है आपने बनाया है और उसी के हिसाब से काम करिए ताकि आपको आगे चल के अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, जो आपका गोल है वो अचीव हो जाए। ये भी एक इंटरनल फैक्टर हो गया ना इंटरनल फैक्टर, कि कंट्रोल तो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ही कर रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। क्या होता है ना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेट द डायरेक्शन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक डायरेक्शन सेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी सही से चल रही है कि नहीं, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई भी डेविएशन आता है, कुछ भी गलत पाया जाता है, तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, जो कंट्रोलेबल है, मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर स्ट्रक्चर। अब पावर स्ट्रक्चर क्या है, ये भी सेम वही है। ये इसमें भी हम लोग क्या, द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो इंटरनल लोग हैं जो कंपनी में हैं, उनकी रिलेशनशिप चेक की जा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ। अगर इन लोग की अच्छी बन रही है, एक ही गोल पे सब काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जल्दी से गोल अचीव हो जाएगा। और ये भी एक इंटरनल फैक्टर है, अगर सही नहीं होगे तो ये लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, जो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल जिस फैक्टर को कर सके डायरेक्टली, वो सारे फैक्टर जो है इंटरनल फैक्टर का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज वही कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करती है कि हमारी इमेज कैसी रहेगी, लोग हमको किस तरीके से देखेंगे, कैसे नहीं देखना है, हमको किस तरीके से अपने गोल को पब्लिक को दिखाना है। तो कंपनी की इमेज एंड ब्रांड इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनल फैक्टर में। द इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग फाइनेंस, फॉर्मिंग अलायंसेस,
choosing dealers and suppliers, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, इंटरिंग फॉरेन मार्केट्स एक्सेट्रा। देख रहे हैं कितना अच्छे से लिखा गया है यहाँ पर कि रेजिंग फाइनेंस, अगर फाइनेंस रेज करना है आपको तो आपकी कंपनी की इमेज अगर बहुत बढ़िया है शेयर होल्डर्स के नज़र में तो वो तुरंत शेयर खरीदेंगे, तुरंत आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। अब ये इंटरनल फैक्टर के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज भी कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन होंगे। अगर सही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत उसको चेंज करेगा, क्योंकि उसको तो अपने ऑब्जेक्टिव से मतलब है ना, अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो प्रॉफिट अचीव करने के लिए वही सब काम करेंगे। जब देखिए क्या लिखा है, द कम्पिटेंसी, मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय प्ले अ वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ द फर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए। जैसे टाटा स्टील है, कुड ईजिली कैरी आउट अ लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने क्या किया, ईजिली जो है कैरी आउट किया लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग किया, और फिर धीरे धीरे उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और इस तरह के सब कंपनी फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी। कुछ कंपनीज़ को डिफ़िकल्टीज़ भी होती है कैरी आउट करने में सच प्रोग्राम को, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की वजह से, कि वो फिक्स होते हैं, वो चेंज होना नहीं जानते, वो कहते हैं कि हम चेंज होंगे ही नहीं, तो फिर उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स करेंगे। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।